जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर सोलो क्लास, कंबाइंड क्लास ऑफ A1 एंड A2। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक्सचेंज रेट्स का टॉपिक करवा रहा हूँ। इसमें मेजॉरिटी दोनों क्लासेस के लिए है, A1 AS के लिए भी और A2 के लिए भी। तो इसलिए अंदर मैं हर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करूँगा, अनलेस कोई क्वेश्चन particularly A1 या A2 का हो तो उसकी मैं बात करूँगा। Otherwise, most of them will be combined for both classes. So let's start with the first question. What is likely effect on the volume of exports and imports if a country with a fixed exchange rate experiences a high rate of inflation than its trading partners? एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स किया हुआ है। इन्फ्लेशन होगी तो क्या होगा, हमारी मुल्क की बनी गुड्स महंगी हो जाएंगी, महंगाई की वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो महंगी होगी, उनकी डिमांड डिक्रीज होगी। इंपोर्ट्स हमें सस्ती लगेंगी। अगर हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन बी एज इन बॉल। तो किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो, सॉरी इट्स अ सोलो क्लास। ठीक है, तो ऑप्शन बी। Let's move on to question number 2. What is most likely to cause Australia's exchange rate to depreciate? अब तसल्ली से सारी ऑप्शंस देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट क्यों हो सकता है। ए को देखें, एन इंक्रीज इन ऑस्ट्रेलियाज डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, यही ऑप्शन ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अगर ज़्यादा इंपोर्ट्स खरीदता है तो उसको अपनी करेंसी दुनिया में ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी टू बाय दोज इंपोर्ट्स। एज अ रिजल्ट उनका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर जाएगा। सप्लाई बढ़ने से करेंसी को किसी प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करें, जैसे गंदम है, चावल है, गाड़ी है। सप्लाई बढ़ी तो रेट नीचे, डिमांड बढ़ी तो रेट ऊपर, तो यहाँ सप्लाई बढ़ रही है। अब बाकी रिजेक्ट करते हैं। बी में वो कह रहा है इंक्रीज इन ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्ट रेट, ये आपको पता ही है, आईसी का फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मुल्क में इनफ्लोज ऑफ हॉट मनी आएंगी, डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी, रेट बढ़ जाएगा। सी इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा बिकी, उससे भी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। डी एन इंक्रीज इन टूरिस्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया की एक्सपोर्ट ऑफ टूरिज्म बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 3। अच्छा, ये जो है पर्टिकुलरली अब A2 का क्वेश्चन है। जब तक मैं ना कहूँ किसी क्लास का, बाकी दोनों सारे कंबाइंड हैं। जे कर्व क्योंकि A2 में चला गया है। द टेबल शोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ एन इकोनॉमी एंड इट्स करंट अकाउंट बैलेंस ओवर 6 ईयर। पहले साल एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर के मुताबिक 2 था इस करेंसी का, कि 2 रुपीज़ दे के या जो भी वो करेंसी है उसमें $1 आता है। फिर वो 1.5 पे गई है, डेप्रीशिएट हुई है। करंट अकाउंट पहले -3 से मजीद डेफिसिट में गया है, -5। फिर वो डेफिसिट कम होना शुरू हुआ, सरप्लस में कन्वर्ट हुआ है 6 ईयर तक। तो ये सिंपली जे कर्व इफेक्ट है। इन इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की वजह से शॉर्ट रन में करेंसी के डेप्रीशिएट होने के बावजूद एक्सपोर्ट सस्ती होती हैं, लेकिन इन इलास्टिक डिमांड की वजह से उनसे रेवेन्यू कम हो जाता है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम बढ़ती है और प्राइस ज़्यादा गिरती है। इंपोर्ट्स की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है, डिमांड कम गिरती है इन इलास्टिक होने की वजह से। तो वक्ती तौर पर X-M डेफिसिट में जाता है करंट अकाउंट, लॉन्ग रन में सरप्लस में आता है। दिस इज A2 ओनली। नंबर 4, अंडर सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये दोनों का ऑफ कोर्स है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मींस फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, दोनों क्लासेस में ये पढ़ा जाता है। व्हाट डिटरमिन्स द फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी? अगर बच्चे को बेसिक डेफिनेशन भी पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ए ऑप्शन है, ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ करेंसी। फ्लेक्सिबल या क्या इसको बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, और जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी के थ्रू रेट सेट हो रहा होता है। सो ऑप्शन ए। कि मेरे बेटे नंबर 5। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है और दोनों क्लासेस के लिए है। With an exchange rate of 5 Egyptian pounds to $1, an American product sells in Egypt for EGP 100. Assuming that the dollar price remains unchanged, what will be the price of the product in Egypt if Egyptian pound appreciates to 4 EGP is equal to $1? तो पहले तुम इसको तसल्ली से समझें कि डॉलर प्राइस चेंज नहीं हुई, तो हम डॉलर्स में इस गुड की प्राइस निकालते हैं। पहले इजिप्शियन पाउंड में प्राइस निकालते हैं। 5 इजिप्शियन पाउंड में $1 आ रहा था। उस वक्त इजिप्ट में ये गुड 100 पाउंड्स की मिल रही थी। तो कितने डॉलर की ये होगी? 100 डिवाइडेड बाय 5 जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, $20 की ये प्रोडक्ट थी। अभी भी ये $20 की रहेगी। और अब इजिप्शियन पाउंड जो है वो $4 में $1 आ रहा है,
तो 20 into 4 इसका रेट 80 हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो मैं आपको एक बार फिर डाउनलोड करके इसका आंसर अगर कैलकुलेट हुआ है तो उसको देख लेते हैं, आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। सो नाउ लेट मी क्विकली गो डाउन टू द आंसर। आई शुड हैव ओपन इट बिफोर हैंड, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। हम आ चुके हैं जी, कोई पास ही आने वाले हैं, मुझे लगता है आगे चला गया हूँ। नेशनल ट्रेड, ये एक्सचेंज रेट्स है जी। तो एक्सचेंज रेट का हम क्वेश्चन नंबर 5 शायद कर रहे थे, ये देखें। अच्छा, सेम क्वेश्चन दोबारा हुआ है, लेकिन चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बल्कि मैं क्वेश्चन वो भी निकालता हूँ ताकि जस्ट इन केस कोई वर्डिंग में फ़र्क हो तो कोई कंफ्यूजन ना आए। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए। First, look at the value in terms of American dollar. 5 Egyptian pound is equal to 1 US dollar. 100 Egyptian pound is equal to 20 US dollar. 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे exchange rate से. Now, if the dollar price remains the same, the exchange rate has changed. We can just find it using simple cross multiplication. कैसे किया हमने? अब जी 4 पाउंड में $1 आ रहा है, तो 20 पाउंड की चीज़ 4 into 20 हमें 80 में मिलेगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। Alright, G, so let's move on to the next one. In the diagram, D1, D1, S1, S1 are initial demand and supply curves. ठीक है, for pound sterling. What will cause the demand curve to shift to D2, D2 and supply curve to S2, S2? दोनों डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुए, ये एक्सचेंज रेट वाला है। डिमांड फॉर प्राइस ऑफ डॉलर इन पाउंड, तो बेसिकली यूके पाउंड की डिमांड बढ़ रही है राइट पे शिफ्ट होके, और सप्लाई कम हो रही है लेफ्ट पे शिफ्ट होके। तो हम देखते हैं व्हाट विल कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू D2, D2 एंड सप्लाई कर्व टू S2, S2। एन अप्रिसिएशन ऑफ द पाउंड, अक्सर बच्चे इस तरह का आंसर ले लेते हैं, वैसे भी गलत था, लेकिन एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन प्राइस चेंज है करेंसी की, उससे ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, जैसे प्राइस चेंज से डिमांड या सप्लाई कर्व पे आती है। दूसरा कंफ्यूजन बच्चे इसमें लेते हैं, इसको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई समझते हैं, नहीं, सिर्फ करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई है, तो ये इसमें एग्रीगेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बी ठीक है जी, इंक्रीज इन यूके इंटरेस्ट रेट। अगर यूके इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, बाहर से हॉट मनी यूके के बैंक्स में सेव होगी, उससे डिमांड फॉर पाउंड्स राइट पे शिफ्ट होगा, D2 पे चला जाएगा। यूके के लोकल रेजिडेंट्स भी अपने बैंक्स में सेव करेंगे, बाहर पैसा नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो सप्लाई ऑफ यूके पाउंड भी लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। S2, D2 पे हम आ गए, बाकियों को रिजेक्ट कर लेते हैं। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ यूके इंपोर्ट्स, ये बात ठीक है, अगर इंपोर्ट कम हो तो सप्लाई कब लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, लेकिन डिमांड वाली बात फिर भी क्लियर नहीं है, वो मतलब वो सॉल्व नहीं हो रहा कि D2 पे कैसे गया। रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ यूके गुड्स, उससे तो यूके की एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी और करेंसी की डिमांड कब लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, यहाँ राइट पे हो रहा है और सप्लाई स्टिल एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो ओनली बी। आईसी के फैक्टर्स, इन्फ्लेशन, interest rates, investment prospects, speculation, economic growth, international economic growth, domestic, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नंबर 7 जी, with an exchange rate of 5, ये वही रिपीट क्वेश्चन है, आई थिंक यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बिल्कुल सेम आंसर है, ऑप्शन बी, इजिप्शियन पाउंड 80। अब जी अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है जापानीज येन का, व्हाट कुड हैव कॉज्ड दिस चेंज इन द सप्लाई ऑफ येन फ्रॉम S1 टू, ठीक है, S2। तो आराम से देखते हैं, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इनटू जापान, उससे डिमांड यूके की जापान की येन की गिरती, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, तो वो जापानीज येन में कन्वर्ट नहीं हो रही फॉरेन करेंसीज। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ जापानीज टैरिफ, जापानीज टैरिफ कम होने से इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी और हम जो है ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, उससे सप्लाई बढ़ेगी, S1 से नीचे आएगी, ये बात गलत हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स इंपोर्टेड इनटू जापान, आपके मुल्क में फॉरेन गुड्स जो आ रही है उनकी वैल्यू कम हो रही है, मींस कम इंपोर्ट कर रहे हो, S2 पे चलेगी, सप्लाई ऑफ करेंसी कम हो जाएगी क्योंकि आप इंपोर्ट्स कम खरीद रहे हैं। डी में रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ जापानीज गुड एक्सपोर्टेड, उससे डिमांड कब लेफ्ट में शिफ्ट होगा। सी इज करेक्ट, इंपोर्ट्स के लिए हमेशा करेंसी सप्लाई करनी पड़ती है,
अब अगर कम वैल्यू की फॉरेन गुड्स मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट फॉर येन। अब मेरे बेटा ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ये A2 में अब चला गया है, ट्रेड वेटेड इंडेक्स, और A2 वाले बच्चों को भी अक्सर इसका सही आइडिया नहीं होता, तो इसको मैं ज़रा अच्छी तरह आपको करवाऊँगा, बल्कि इसकी पिक्चर लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंट्री एक्स ट्रेड विद ओनली टू कंट्रीज, यूएसए एंड जापान. 90% of countries trade is with the USA and 10% is with the Japan. With Japan, original value of trade weighted exchange rate index is 100. ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है। बस हम एक बास्केट बना रहे हैं इमेजिनरी, जिसमें वो तमाम करेंसीज अपनी करेंसी समेत डाल रहे हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं। तो फिर उनकी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन के साथ हमारी करेंसी के हम एक ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट निकालते हैं। Value of country X's currency against US dollar rises by 10%. Value of country X's currency against the Japanese yen rises by 50%. दोनों के अगेंस्ट हमारी करेंसी जो है, कंट्री एक्स की करेंसी जो है यूएसए के अगेंस्ट 10% और जापान के अगेंस्ट 50% राइज हुई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंट्रीज न्यू ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट इंडेक्स? एक बार मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। देखो 100 बेस ईयर में होता है हमेशा, जिसमें लिखा हुआ है थर्ड लाइन में। अब यूएसए के साथ हम 90% ट्रेड कर रहे थे, 90% को बड़ा वेट दें 0.9, और 10% हमारी करेंसी यूएस के अगेंस्ट अप्रिशिएट हुई, 0.9 को 10 में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या 90 के 10%, जैसे भी आप करना चाहें, 0.9 इंटू 10, 9 इंडेक्स नंबर हमारी करेंसी बढ़ गई, 100 से 109 पे आ गई। जबकि जापान के साथ हम सिर्फ 10% ट्रेड कर रहे थे, उसको 0.1 का वेटेज दिया, 10% मीन 0.1, जबकि हमारी करेंसी उसके अगेंस्ट 50% राइज हुई है, तो 0.1 इंटू 50, 5 का इंडेक्स नंबर बढ़ेगा, 109 प्लस 5, 114, ऑप्शन ए करेक्ट होगी। एहतियातन मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना आए, और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको जो आंसर्स दिए हुए हैं उससे भी करवाऊंगा। देखो बेटे, ये आपका आ गया आपके सामने। अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूँ। बेस ईयर में 100 थी, यूएसए के साथ हमारी 90% ट्रेड है, जापान के साथ 10, तो पहले हम करेंसीज को वेट्स दे लेते हैं। यूएसए 0.9 90% है, और जापान के साथ सिर्फ 0.1, क्योंकि 10% ट्रेड हम कर रहे हैं, ये देखिए, राइट। अब जी यूएसए के साथ हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है बाय 10%, तो इसको 10 में मल्टीप्लाई करें, 9 से इंडेक्स नंबर बढ़ा, 100 से 109 पे आया, जबकि जापान के अगेंस्ट 50% हम अप्रिशिएट किए हैं, क्योंकि वेट थोड़ा इसलिए इतना इफेक्ट नहीं आया। टोटल जी 14, 114 हमारा आंसर हो गया बेस ईयर मिला के। सो ऑप्शन ए। I hope you've understood it now. Let's move on to the next question. Table shows the number of Jamaican dollars. ये स्पेशली जो पिछला था A2 का था, A1 का नहीं था। Table shows the number of Jamaican dollars which exchanged for 1 unit of other currencies in June and July 2001. What might be concluded from the table? अब ये थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, जमैकन डॉलर जून में 45.78 दे के एक यूएस डॉलर खरीदता था, यूके पाउंड्स के लिए उसको 63 पॉइंट समथिंग देना पड़ता था, गायनीज डॉलर 0.25 में, और बारबेडस का 23.19 में वो खरीद सकता था। अब देखते हैं क्या हुआ है, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, नीचे वाली ऑप्शंस को देखते हैं। देयर वाज एन इंक्रीज डिमांड फॉर यूएस डॉलर बाय जमैकन्स। जमैकन डॉलर पहले 45.78 देने पड़ते थे, अब सिर्फ 45.77 में एक डॉलर आ रहा है। थोड़ा सा जमैकन डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, तो ये बात तो गलत हो गई। अगर यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती जमैकन की तरफ से, तो यूएस डॉलर अप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट हुआ है, वो कम जमैकन डॉलर्स में उसको खरीदने में कामयाब हो रहे हैं, तो इसको तो ए को रिजेक्ट किया। बी, देयर वाज इंक्रीज सप्लाई ऑफ यूके डॉलर पाउंड टू जमैकन्स। अगर यूके पाउंड जमैका में सप्लाई ज़्यादा होता तो पाउंड डिप्रिशिएट होता। अभी पाउंड क्या हो रहा है, 63.86 में पहले आता था, अब 64.37 जमैकन डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, पाउंड अप्रिशिएट हुआ है, डिप्रिशिएट नहीं हुआ। बी भी गलत।
there was a reduced supply of Guyana dollar to Jamaicans. अगर गायना डॉलर की सप्लाई कम होती तो उसका रेट बढ़ता, लेकिन गायना डॉलर का 0.25 से 0.25 ये कोई फर्क नहीं पड़ा, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन। पहले भी 25 सेंट्स में एक गायना डॉलर मिल रहा था जमैकन्स को, अब भी 25 सेंट दे के एक गायनीज डॉलर मिल रहा है। तो डी हैज टू बी करेक्ट। देयर वाज अ रिड्यूस्ड डिमांड फॉर बारबेडस डॉलर बाय जमैकन्स। रिड्यूस डिमांड की वजह से जमैकन्स की बारबेडस डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। अब देखो पहले 23.19 जमैकन डॉलर्स में मिलता था एक बारबेडस डॉलर, अब सिर्फ 23.12 में 7 सेंट्स कम दे के आपको वही डॉलर मिल रहा है। तो यस, जमैकन करेंसी इज अप्रिशिएटेड एंड बारबेडस करेंसी रिड्यूस डिमांड की वजह से डेप्रिशिएट हुई है। ऑप्शन डी एज इन डेविड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, वरना एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी दिखानी थी, वो मुझे भूल गया था, और इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नंबर 9 देखिए बेटे, वेट यूएस के साथ 90% करेंसी थी ट्रेड हमारी, 0.9 उसको वेट दिया, चेंज इन करेंसी 10%, 9 इंडेक्स नंबर बढ़ गया, जैपनीज के खिलाफ 0.155 बढ़ गया, टोटल 114, 14% हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। नंबर 10 जी देखिए, सब में उसे देखिए, अप्रिशिएटेड डेप्रिशिएटेड रिमेन द सेम, बारबेडस के साथ अप्रिशिएट होके हमारा सही आंसर आया है, ये बाकी स्टेटमेंट्स गलत साबित हो रही थी। लेट्स मूव ऑन टू 11। Following a long period of depreciation of the US dollar, both the US and UK monetary authorities raised their domestic interest rates. What will happen to the value of exchange rate of US dollar in terms of UK? डेप्रिशिएट हुए थे बोथ यूएस एंड यूके डॉलर, तो दोनों कंट्रीज ने अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया ताकि हॉट मनी आए और करेंसीज अप्रिशिएट हो। वो कहता है क्या होगा वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ यूके पाउंड्स, क्योंकि दोनों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और हमें उन्होंने बताया नहीं कि कितने से बढ़ाए हैं। सो द आउटकम इज अनसर्टन। ऑप्शन डी एज इन डेविड, हमारी आउटकम जो है वो अनसर्टन रहेगी। दोनों ने, अगर लेट्स से यूके ने ज़्यादा बढ़ाया था इंटरेस्ट रेट, तो उनकी ज़्यादा बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और अगर यूएस ने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था तो हॉट मनी उधर ज़्यादा जाएगी, उनकी करेंसी ज़्यादा अप्रिशिएट होगी। सो ये अनसर्टन आउटकम है। कुछ बच्चे इट विल रिमेन अनचेंज लेंगे, हमारे पास नहीं पता कि किसने कितना इंटरेस्ट रेट चेंज किया, तो अनचेंज भी गलत है, अनसर्टन है। चले जी, नंबर 12 पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बच्चे मुझे इंडिविजुअल ग्रुप्स में मैसेज भी कर चुके हैं, उधर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अब एज अ होल हम क्लास में इसको कर लेते हैं। जी, डायग्राम शोज द नंबर ऑफ यूएस डॉलर एंड यूरोज, दोनों का साइन देख लीजिए। डॉलर का तो आपको पता है, यूरो का ई लिख के बीच में 2 लाइंस लगती हैं। विच एक्सचेंज फॉर 1 पाउंड स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का भी साइन देख लें, बिटवीन 2002 एंड 2004। What happened to exchange rate of dollar against the pound and euro during this period? अब जो ऊपर की तरफ मेरा कर्व जा रहा है, पतला सा जो लाइन है, वो है डॉलर पर पाउंड। डॉलर डेप्रीशिएट हुआ है, पहले 1.45 डॉलर में एक पाउंड आ रहा था, अब देखें 2004 के स्टार्ट में 1.8 डॉलर देने पड़ रहे हैं, तो बाय 0.35 ज़्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं टू बाय 1 पाउंड, तो डॉलर डेप्रीशिएट हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें यूरो पर पाउंड, पहले 1.65 पाउंड्स में एक यूरो आ रहा था, सॉरी पहले हाँ, यूरो सिर्फ पहले 1.65 देने पड़ते थे टू बाय 1 पाउंड, अब 1.45 समथिंग है, तो यूरो अप्रिशिएट हुआ है पाउंड के अगेंस्ट। इन इंफॉर्मेशन के मुताबिक डॉलर डेप्रीशिएट हुआ है जो ऊपर जा रहा है, यानी ज़्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं, और यूरो अप्रिशिएट हुआ है नीचे आ रहा है कर्व, यानी कम यूरो दे के पाउंड मिल रहा है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, डॉलर डेप्रीशिएटेड, यूरो अप्रिशिएटेड। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड टू एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर अगेंस्ट द पाउंड एंड यूरो। अगेंस्ट द पाउंड तो हमें नजर आ रहा है वो डेप्रीशिएट हुआ है, तो ऑप्शन सी और डी रह गई। अब अगेंस्ट यूरो भी डेप्रीशिएट होगा, क्योंकि पाउंड जो कि डॉलर के अगेंस्ट डेप्रीशिएट हो रहा है वो यूरो के अगेंस्ट डेप्रीशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब है डॉलर उसके अगेंस्ट भी डेप्रीशिएट हुआ होगा, ऑप्शन डी। किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज अगेन इनबॉक्स कर दीजिएगा। नंबर 13, ये पर्टिकुलरली A2 का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वो एक्सचेंज रेट्स की मैनेज फ्लेक्सिबिलिटी का टॉपिक है, यानी एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट मैनेज करती है फिक्स्ड या मैनेज फ्लेक्सिबिलिटी अपर एंड लोअर लिमिट लगा के।
Assume the Chinese monetary authorities are committed to maintaining the exchange rate of China's currency, the yuan against dollar between price 1 and P2 on the diagram. तो अपर एंड लोअर लिमिट लगा दी है, इसके बीच में एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट करने देंगे, फ्री फ्लोट करने देंगे। हाँ, इससे ऊपर या नीचे गई तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। और इंटरवीन कैसे करते हैं, या करेंसी को अपनी बाय करते हैं या सेल करते हैं। बाय करने के लिए रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज के डॉलर पाउंड वगैरह बेचते हैं, और सेल करने के लिए अपनी करेंसी को सेल करके डॉलर पाउंड खरीदते हैं। या फिर इंटरेस्ट रेट को ऊपर करने से करेंसी ऊपर जाती है क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ती है और सप्लाई कम होती है हॉट मनी के कॉन्सेप्ट में, और कम करते हैं तो एक्सचेंज रेट नीचे आ जाता है। तो इस टूल्स के थ्रू ये इसको मैनेज करते हैं। What might they do if demand change from D1 to D2? पूरा डिमांड का बायर शिफ्ट हुआ है, अब हम अपर लिमिट से ऊपर एक्सचेंज रेट होगा। वो देखें D2 और S का इक्विलिब्रियम जहाँ बन रहा है, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्राइस P2 से ऊपर जा रही है, हमें करेंसी को नीचे लाना है। तो या तो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे या अपनी करेंसी को बेचेंगे। तो लेट्स सी विच ऑप्शन इज सही। चाइनीज था, इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट ओवरसीज। अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो करेंसी की सप्लाई कम होगी, रेट और ऊपर जाएगा, तो ये गलत हो गया। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, इससे करेंसी की डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी कम होगी और ऊपर एक्सचेंज रेट जाएगा। सेल यूएस डॉलर आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यूएस डॉलर बेच के आप युआन खरीदेंगे तो युआन का डिमांड कब और बढ़ेगा। तीनों गलत हो गए। डी, सेल युआन ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आप जब युआन को आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे बेचोगे तो उसका जो रेट है सप्लाई बढ़ने से सप्लाई का नीचे शिफ्ट होगा और रेट कम हो जाएगा, वापस मैनेज रेट्स में आ जाएगा अपर एंड लोअर लिमिट के बीच में। Number 14. A country experiences changes in the value of its exports and imports of goods and services and its inflows of incomes and transfers. These are shown in the table. Which set of changes is most likely to cause a depreciation in its floating exchange rate? दोनों का क्वेश्चन है ये, A1 A2 का। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं जी, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नेट इनकम ट्रांसफर्स यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स का मिला के बैलेंस आपको दिया हुआ है, क्या उसके साथ हुआ, चेंज हुआ। तो वो कहते हैं कौन से चेंजेस की वजह से करेंसी जब वो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रही डेप्रीशिएट होगी। तो पहला देखते हैं एक्सपोर्ट्स वैल्यू फॉल, यस इसकी वजह से भी करेंसी डेप्रीशिएट होगी, डिमांड गिरेगी। इंपोर्ट्स वैल्यू फॉल की वजह से करेंसी एप्रीशिएट होगी, सप्लाई ऑफ करेंसी वर्ल्ड में कम होगी। नेट इनफ्लो ऑफ इनकम एंड ट्रांसफर्स फॉल, इससे भी डेप्रीशिएट होगी क्योंकि इनफ्लोज कम आ रही हैं। तो ये वाला ए में दो सही बातें कि उसकी वजह से डेप्रिसिएशन हो रही है और दो गलत। लेट्स लुक एट बी, एक्सपोर्ट वैल्यू फॉल, यस इससे भी करेंसी कम होगी, डिमांड गिरेगी करेंसी की। इंपोर्ट वैल्यू राइज, ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी, अगेन वो डेप्रिशिएट होगी, दोनों बातें ठीक। और नेट इनफ्लोज ऑफ इनकम एंड ट्रांसफर्स, इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन होगी क्योंकि वो भी मुल्क में पैसा कम आ रहा है और मुल्क से बाहर ज़्यादा जा रहा है, सप्लाई डिमांड करेंसी की कम हो रही है, ठीक है समझ आ गया, और सप्लाई ज्यादा हो रही है डेप्रिशिएट होगा। ऑप्शन बी एज इन बॉल। जी बेटे, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ देयर इज अ राइज इन इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी? अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है या गवर्नमेंट उसको रीवैल्यू करती है, दोनों का क्वेश्चन है A1 A2 का, तो उससे हमारी करेंसी पे राइज इन इंटरनेशनल, उससे हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ देयर इज अ राइज इन इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी। एक कंट्री की करेंसी ऊपर गई है, अप्रिशिएट हुई है, उस पर क्या असर पड़ेगा कंट्री के ऊपर। अ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स तो महंगी हो जाएंगी, हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है, ऊपर गई है, ए रिजेक्ट हो गया। बी, अ फॉल इन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, पॉसिबल है, ठीक है बी पॉसिबल है, बिकॉज हमारी करेंसी जब ऊपर गई तो चाहे इनइलास्टिक डिमांड भी है, कुछ ना कुछ तो डिमांड गिरेगी। वॉल्यूम बोल रहा है, वैल्यू नहीं बोल रहा, वॉल्यूम गिरेगी। वैल्यू बोलता तो वैल्यू बढ़ती है, इनइलास्टिक डिमांड की वजह से रेवेन्यू बढ़ता है। सो बी एज इन बॉल ठीक है। सी को देखते हैं, राइज इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक करेंसी क्योंकि अब अप्रिशिएट हुई है, इंपोर्ट सस्ती होंगी, तो ये गलत हो गया। राइज इन डोमेस्टिक प्राइस लेवल नहीं, करेंसी ऊपर जाने से बोथ डिमांड पुल, क्योंकि एक्स माइनस एम में कमी आती है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होती है, और इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होती है। तो डी भी गलत है, बी एज इन सॉरी बी था ना, बी एज इन बॉल करेक्ट है, क्योंकि हमारी करेंसी ऊपर गई, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, हमारी डिमांड थोड़ी ना बहुत तो गिरेगी, इवन इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, वॉल्यूम जरूर कम होगा।
15 का बी। नंबर 16 हम 25 पे क्लास बंद करेंगे, 25 क्वेश्चंस पे, क्योंकि एक्सचेंज रेट के कोई 42 क्वेश्चंस हैं और उसकी पॉलिसीज की 8 क्वेश्चन, तो मैं 2 इक्वल क्लासेस में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। दूसरी मैं जोहर के बाद क्लास करूंगा, थोड़े से ब्रेक के बाद। आप लोग उतनी देर में क्लास देख लेंगे। नंबर 16, the diagram shows the exchange rate for UK pound in terms of US dollar. Original equilibrium is at E. What will be the new exchange rate equilibrium of the UK pound following a reduction in UK interest rates and a rise in US interest rates? I'm giving you a few seconds, आप लोग जरा इस पे गौर करें। यूके वालों ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया। ये यूके का करेंसी था, प्राइस ऑफ पाउंड इन डॉलर्स। जब यूके ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो हमारा हॉट मनी कम आएगी इनके मुल्क में, डिमांड फॉर करेंसी लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। जबकि यूएस ने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किया था तो हम बाहर यूएस में सेव करेंगे, सप्लाई ऑफ करेंसी राइट पे शिफ्ट करेगी, तो ई से हम सी पे आ गए। पहले डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट पे शिफ्ट करें, डी और सी के बीच वाले पॉइंट पे आप आ गए, और फिर जब हम ज़्यादा बाहर सेव करेंगे, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से यूके के कंज्यूमर्स लोग, तो सप्लाई बढ़ेगी यूके पाउंड की S1 पे, सी इक्विलिब्रियम आ जाएगा एज इन कैट। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड इट होपफुली। 8-20 क्वेश्चन जी, लेकिन फिर भी इनको करना होता है। ग्राफ शोज द, ये कॉमन सेंस होते हैं along with economic theory. The graph shows the changes in exchange rates of sterling pound between 98 and 2003. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यूएस डॉलर पर पाउंड पहला वाला है। 2001 टू 3 देखो, यूएस डॉलर 1.4 पहले आप देते थे 21 में एक पाउंड खरीदने के लिए, अब कोई 1.75 डॉलर्स दे रहे हो, तो 5.35 डॉलर्स एक्स्ट्रा हमें पे करने पड़ रहे हैं। तो यूएस डॉलर डेप्रीशिएट हुआ है पाउंड के अगेंस्ट। यूरो के अगेंस्ट देखें, इसी तरह पाउंड डेप्रीशिएट हुआ है, क्योंकि पहले 2001 के अंदर स्टार्ट में हम कोई 0.63 पाउंड में एक खरीद पा रहे थे यूरो, अब 2003 के एंड में देखो 7.7 पाउंड देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा पाउंड देने पड़ रहे हैं यूरो खरीदने के लिए। तो दोनों करेंसीज, यूएस डॉलर अगेंस्ट पाउंड डेप्रीशिएट हुए हैं और पाउंड अगेंस्ट यूरो डेप्रीशिएट हुए। What happened to the value of dollar sterling between 1 and 3 dollars? Pound sterling against dollar it appreciated, against euro it depreciated. तो लेट्स सी कहाँ पे सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन, बॉल, द पाउंड appreciated against the dollar and depreciated against यूरो। मेरे ख्याल सब समझ आ गया होगा, बड़े आराम से पहले सब करवाया था, रिवाइंड कर लीजिएगा अगर मसला हो। Number 18. Other things being equal, what will happen if a British company raises the sterling pound price of goods it sells to Pakistan by the full extent of depreciation of sterling against Pakistan rupee? थोड़ा सा दोबारा स्टेटमेंट देखते हैं। Other things being equal, what will happen if a British company raises the sterling price pounds of goods it sells to Pakistan? अपनी उन्होंने पाउंड में प्राइस बढ़ाई है, बाय द फुल एक्सटेंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ स्टर्लिंग अगेंस्ट पाकिस्तान रूपी। अच्छा जी, पाउंड डेप्रीशिएट हुआ है पाकिस्तानी करेंसी के अगेंस्ट, जितना वो डेप्रीशिएट हुआ था यानी सस्ता हुआ था, हमें वो गुड सस्ती लगती, लेकिन उन्होंने पाउंड्स में वही रेट दोबारा कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया अपने करेंसी को, रेट को, गुड के रेट को, सॉरी, पाउंड्स की शक्ल में। तो इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से देखते हैं। द डिमांड फॉर कंपनीज गुड विल फॉल इन पाकिस्तान, नहीं, रेट चेंज नहीं हुआ तो डिमांड फॉल नहीं होगी। और वैसे भी चाहे वो ब्रिटिश पाउंड में बढ़ा है, पाकिस्तानियों को वो सेम प्राइस पे लग रही है बिकॉज डेप्रीशिएट हुआ था पाउंड हमारे अगेंस्ट, राइट। तो उसके बाद जी बी, द कंपनीज अर्निंग इन पाकिस्तान विल रिमेन कांस्टेंट इन पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग का रेट उन्होंने बढ़ाया था, तो पाउंड स्टर्लिंग में डेप्रीशिएशन के बराबर बढ़ाया था, उनका रेवेन्यू पाउंड्स में बढ़ेगा। बज़ाहिर तो प्राइस उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों को करेंसी हमारी ऊपर गई थी, हमें वो महंगी नहीं लगेगी, डिमांड वही रहेगी, तो हम कांस्टेंट अर्निंग नहीं होगी स्टर्लिंग के केस में, क्योंकि वो डेप्रीशिएट हुआ था, ज़्यादा अर्निंग आ रही है यूके कंपनीज को। कंपनीज अर्निंग इन पाकिस्तान विल रिमेन
कांस्टेंट इन पाकिस्तानी रुपीस, ये बात सही लग रही है क्योंकि पाउंड डेप्रीशिएट हुआ था पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने उसकी प्राइस गुड की उतनी बढ़ा दी जितनी डेप्रीसिएशन थी, तो पाकिस्तानी रुपी महंगी लगी, डिमांड चेंज नहीं होगी, तो पाकिस्तानी रुपीस में अर्निंग सेम रहेगी। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स टू पाकिस्तान विल डिक्लाइन, नहीं, उन्होंने प्राइस उतनी बढ़ा दी थी गुड की जितना डेप्रीशिएट हुआ था, तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं गिरेगा। ये जरा मुश्किल क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिएगा। नंबर 19। अच्छा जी, ये आपका A2 का है, परचेजिंग पावर पैरिटी का क्वेश्चन है, सिर्फ A2 को ये क्वेश्चन करना चाहिए। नंबर 19, इसके अंदर देखो, अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट $2500 इन यूनाइटेड स्टेट्स, सेम बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट 2000 पाउंड इन द यूके, व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस। इसके लिए पहले तो हमें यूके और यूएस का ना परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट निकालना है। वो कैसे? एक ही बास्केट ऑफ गुड्स है जो $2500 में आ रही है और 2000 पाउंड में आ रही है, तो अगर इसको हम डिवाइड करें 2500 ओवर 2000, तो हमें एक्सचेंज रेट मिल जाएगा 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.25। कुछ समझ आया? 2000 की वो गुड यूके में आ रही है, 2000 पाउंड दे रहे हो, वही 2500 की यूके में क्यों आ रही है? क्योंकि एक पाउंड $1.5 के बराबर है। बास्केट्स की कॉस्ट को डिवाइड करो 2500 ओवर 2000, 1.25, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.25। तो अब हमारे पास ऑप्शन भी बड़ी क्लियर आ गई, डी, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड स्टर्लिंग इज 1.25 टू द पाउंड। तो द डॉलर लिखना चाहिए था, पाउंड लिख दिया, उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, टू द डॉलर। लेट मी जस्ट शो यू द कैलकुलेशन इफ इट्स देयर। नंबर 19 क्वेश्चन था जी, हुई है, देखो। Whenever a question mentions the same basket of goods and their value in two different currencies, we always check the purchasing power parity. Purchasing power parity है क्या? एक certain basket of goods and services कितने रुपये में या कितने अमाउंट में आ रही है डिफरेंट मुल्कों में, डॉलर्स में बात कर लेते हैं। By knowing the purchasing power parity of a currency, we can check if it is overvalued or undervalued. A currency is said to be over or undervalued if it does not conform to the purchasing power parity. अब देखो 2000 पाउंड में वही बास्केट थी, $2500 में वही बास्केट थी, तो डॉलर का रेट निकालने के लिए उसको x बनाया, पाउंड को 1 किया, हेंस 1.25 यानी 2500 डिवाइडेड बाय 2000, एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1.25 आ रहे हैं एक पाउंड में। अब बाकी ऑप्शंस क्यों रिजेक्ट हो रही हैं? काइंडली नोट द रीजन is the pound is not 25% overvalued because it is exactly 25% higher than dollar. Overvalued नहीं है। The currency is not only overvalued if it is not meeting the purchasing power parity. ठीक हो गया? सो इसके अंदर आपकी ऑप्शन डी थी, लेकिन मैं चाहूंगा हम लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को किसी बार करें। कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे लाइव क्लास में पूछिएगा जी। 6 क्वेश्चन रह गए, लेट्स हरी अप। इन द डायग्राम D1 एंड S1 आर द इनिशियल सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। अब वो शिफ्ट होके D2 और S2 पे चलेंगे, डिमांड भी बढ़ी है और सप्लाई कम हुई है। What will cause the demand curve to shift to D2 and supply curve to S2? Depreciation of pound sterling on the curve movement हमेशा रिजेक्ट कीजिए। डिक्रीज इन यूके इंटरेस्ट रेट से हॉट मनी कम, यूके की पाउंड की डिमांड गिरेगी, तो वो गलत हो गया। और सप्लाई बढ़ेगी, दोनों बातें गलत हो गई। इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ अदर कंट्रीज, अगर दूसरे मुल्कों में महंगाई ज़्यादा है इंग्लैंड से, तो यूके की एक्सपोर्ट सस्ती होंगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व D2 पे चला गया। और यूके वाले इंपोर्ट्स कम करेंगे क्योंकि अपने मुल्क में महंगाई कम है बाहर से। S1 टू S2 सप्लाई करेंसी की इंपोर्ट्स कम होने की वजह से लेफ्ट पे शिफ्ट हो गई। सो 20th इज सी, इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ अदर कंट्रीज। डी को भी रिजेक्ट कर लेते हैं, इंक्रीज इन लेवल ऑफ यूके इंपोर्ट टैरिफ्स। यस, अगर यूके इंपोर्ट टैरिफ्स कम होंगे तो हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। तो ये बात भी दोनों शिफ्ट्स को उल्टा जा रही है। Let's move on to 21. Similar question. Diagram B1 S1 are original demand and supply curve of the UK pound on the foreign exchange markets. What will cause the demand curve to shift to D2? Demand कम हो and supply curve to S2, right पे shift, supply ज़्यादा नीचे की तरफ आ रही है, supply का shift. What will cause the demand curve to shift to D2 and supply curve to S2? Appreciation of the pound नहीं यूज करना बिकॉज वो ऑन द कर्व मूवमेंट करता है। इंक्रीज इन द यूएस इनकम, अगर यूएस इनकम्स बढ़ती, वो यूके से ज़्यादा इंपोर्ट करते, डिमांड हमारी करेंसी की बढ़ती,
गलत हो गया। an increase in the price levels of यूएस में महंगाई आई, तो हाँ ये हो सकता है यूएस में, नहीं एक मिनट ठहरिएगा, डिक्रीज इन यूके इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मैं सी रिजेक्ट करवाता हूँ। इंक्रीज इन प्राइस लेवल इन यूएस की वजह से हम यूएस से इंपोर्ट्स कम करते, सप्लाई ऑफ पाउंड लेफ्ट पे शिफ्ट होती, ठीक है, और महंगाई की वजह से अमेरिका वाले यूके की चीज़ें खरीदते, उसकी वजह से पाउंड की डिमांड राइट पे शिफ्ट होती। तो सी बिल्कुल उल्टा है, प्राइस लेवल कम होना चाहिए था यूके में फॉर दिस टू यूएस में फॉर दिस टू हैपन, जो ग्राफ में नजर आ रहा है। डिक्रीज इन यूके इंटरेस्ट रेट्स बहुत सिंपल है, यूके का इंटरेस्ट रेट कम हुआ, हॉट मनी आना कम हुई हमारे मुल्क में बैंक्स में सेव होने के लिए, अच्छा रिटर्न अब नहीं है, स्पेकुलेटर्स पैसा नहीं ला रहे, T1 से T2 डिमांड फॉर पाउंड गिर गई, यूके वाले भी बाहर सेव करेंगे, सप्लाई ऑफ पाउंड दुनिया में बढ़ेगी और S2 और T2 पे नया इक्विलिब्रियम बनेगा। Let's move on to 22nd. Exchange rate of Mexican peso against the US dollar changed from 10 peso is equal to 1 US dollar to 9 peso is equal to 1 US dollar. During the same period, the general price level in Mexico fell by 10% while the US price level remained unchanged. What happened to the nominal and real exchange rate of peso against the dollar? एक बार आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़ लें। जी अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 10 पीसोज में $1 आ रहा था, अब 9 पीसोज में $1 है, तो नॉमिनल यानी फेस वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगी कोई 10% से। पहले 10 पीसोज में $1 लेते थे, अब 9 पीसों में $1 आ रहा है। अब जी जनरल प्राइस लेवल मैक्सिको में 10% गिरी, ठीक है, महंगाई 10% गिरी है, ठीक है, तो इसका मतलब है 10% नॉमिनल वैल्यू बढ़ी थी, 10% महंगाई गिरी, तो ये अनचेंज्ड होना चाहिए। यस, सो नॉमिनल पीसो एक्सचेंज रेट दोबारा देखते हैं, 10 पैसे में $1 आ रहा था, अब 9 पैसे में एक आ रहा है, ये अप्रिशिएट होना चाहिए। एक सेकेंड, लेट मी सी, हाँ जी अप्रिशिएट हो गया। और रियल वैल्यू क्योंकि 10% नॉमिनल अप्रिसिएशन थी और 10% प्राइस लेवल कम हुआ, तो रियल एक्सचेंज रेट ऑफ पीसो इन्फ्लेशन निकालने के बाद अनचेंज्ड है, ऑप्शन बी। आखिरी 3 क्वेश्चन जी, ओह माय गॉड, ये भी आना था, चलें जी करते हैं जी बेटे। अब वो क्या शो कर रहा है, ग्राफ शोज द चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स ऑफ pound sterling against US dollar and against the euro. Exchange rate of sterling against the euro is shown by inverted scale. Inverted scale means उल्टा, ये एक और उन्होंने पंगा लिया यहाँ पे। पहले देखें जी लेफ्ट वाला ग्राफ, डॉलर पर पाउंड, पहले $1.65 देने पड़ रहे थे, अब 1.45 देने पड़ रहे हैं, तो इस केस में डॉलर अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट पाउंड। ये इन्होंने इन्वर्टेड स्केल की बात की है, जरा देखो, नहीं ये वाला, हाँ ये नॉर्मल स्केल है, पहले $1.65 देने पड़ रहे थे, अब सिर्फ जो है $1.45 में एक पाउंड आ रहा है, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, पाउंड डेप्रिशिएट हुआ है। दूसरे में इन्वर्टेड मींस उल्टा स्केल, 0.75, 0.7, 0.65, 0.6, तो ये उल्टा इंटरप्रेट करना होगा। स्टर्लिंग अगेंस्ट यूरो, पहले 0.7 सम स्टर्लिंग में आपका एक यूरो आता था, अब जो है ठीक है आपको देने पड़ रहे हैं 0.62 के करीब, तो बेसिकली स्टर्लिंग अगेंस्ट द यूरो यानी यूरोज पर पाउंड, अच्छा यूरो पर पाउंड लिखा हुआ है, तो पहले 0.72 यूरो में एक पाउंड आता था, अब सिर्फ 0.62 में एक पाउंड आ रहा है यूरोज में, तो यूरो भी अप्रिशिएट कर गया, पाउंड दोनों के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर गया, ऑप्शन सी। मुझे लगता है यहाँ जरा कन्फ्यूजन है, मैं एक बार फिर बता दूं, पहले ग्राफ में डॉलर पर पाउंड था, 1.65 पाउंड में ईयर 1 में डॉलर पाउंड खरीद सकता था, ईयर 3 में सिर्फ 1.43 के करीब में उसे पाउंड मिल रहा है, तो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है और पाउंड अप्रिशिएट हुआ है। दूसरे में उल्टा स्केल बना के उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की,
यूरोज पर पाउंड लिखा हुआ है, पहले 0.73 यूरोज में तकरीबन 0.712 में आ रहा था, 0.7 नहीं 0.68 उल्टा है, 0.68 यूरोज में आ रहा था एक पाउंड, अब कोई 0.62 में आ रहा है, कम यूरोज दे के पाउंड मिल रहा है, तो यूरो एप्रिशिएटेड, पाउंड डेप्रिशिएटेड। तो करेक्ट ऑप्शन सी, पाउंड डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूरो एंड डॉलर। आखिरी दो क्वेश्चन जी। In spring 2011, the US dollar exchange rate for in spring 2011 the US exchanged for 81.6 yen. In spring 12 the US exchanged for 76.1 yen. यानी यूएस डॉलर डेप्रीशिएट हुआ है, ज़्यादा यूएस डॉलर पहले मिल रहे थे, एक डॉलर में ज़्यादा येन मिल रहे थे पहले स्प्रिंग 11 में, स्प्रिंग 12 में सिर्फ 76.1 येन मिल रहे हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट एक के, तो डॉलर डेप्रीशिएट हुआ है और येन अप्रिशिएट हुआ है। What would be expected to rise for the United States as a result of this change? डॉलर के अप्रिशिएट होने की वजह से क्या राइज होगा? ऑप्शन ए, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट्स सस्ती। इसको देखते हैं, व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर यूएस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज। अच्छा जी, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट सोल्ड इन जापान, ठहरे ठहरे, डॉलर 81.6 से 76, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट सोल्ड इन येन इन जापान, वो सस्ती होंगी क्योंकि येन अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। रेट ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन सही ऑप्शन है, आपको इम्पोर्टेड गुड्स जापान से अब महंगी लगेंगी, रॉ मटेरियल्स महंगे आएंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन, एक्चुअली रिपीट क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, वही 0.9 दें जी, यूएसए को उससे हम 90% ट्रेड कर रहे हैं, हमारी करेंसी उसके अगेंस्ट 10% राइज हुई, तो 0.9 इंटू 10, 9 इंडेक्स नंबर बढ़े। 10 है जापान के साथ ट्रेड, उसको 0.1 का वेट दें, उनके खिलाफ हमारी करेंसी 50% बढ़ी थी, तो 0.1 इंटू 50, 5 इंडेक्स नंबर बढ़ेंगे। ऑप्शन ए, 100 से 114 पे आप आ जाएंगे। दैट्स इट जी, आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ।